नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो नाउ कम टू द रूल 2, एंड दिस रूल 2 ऑफ ऑर्डर 6 is very important for you, and especially rule 2 sub rule 1. This sub rule 1 of rule 2 of order 6 is very important, most important rule from this. Please see this, what it says: every pleading shall contain only a statement in a concise form of the material facts. It shall contain what? Only a statement in a concise form of the material facts on which the party pleading relies for his claim or defense, but not the evidence by which they are to be proved. So this is the direct language of your sub rule 1, and please write down. You should learn this line phrase by phrase as it is, घोट लीजिए, because this is going to be your mains question as well. यहाँ से मेंस का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपसे। ये पूरा सब रूल 1 आ जाएगा, उसके आगे लिख देंगे डिस्कस, देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन दिस रूल व्हाट इट मीन। व्हाट दिस इज दिस: every pleading shall contain only what? Statement in a concise form. Pleading should contain what? A statement in concise form, यानी कि संक्षिप्त फॉर्म में होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए। किसका होना चाहिए? Of material facts. See, there are two different words. Facts which are material. It is not simple facts. It is material facts. Only material facts should be stated in the pleading. Are you getting it or not? We are using the word pleading, not the plaint. When I am using the word pleading, it means plaint or written statement as defined in rule 1. So pleading must what? It must contain what? Material facts, and that too in a concise form. दो बातें हो गई, ठीक है? On which the party pleading relies for his claim or defense, as the case may be, but not the evidence. What should it contain and what it should not contain? It means it should not be stated the evidence by which they are to be proved. You need not to provide the evidence. So this is the, you can say, if you analyze this rule, sub rule, 4 things are required. 4 principles are there in this. 4 principles are contained in this sub rule as well. What is first? Pleadings should state facts and not the law.
कानून की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है आपको प्लीडिंग्स में. यू नीड ओनली टू स्टेट फैक्ट्स ओनली. दिस इज फर्स्ट. एंड सेकंड, विच फैक्ट्स? फैक्ट्स स्टेटेड शुड बी material facts. And third is what? Pleading should not state the evidence. Law नहीं देना है आपने, by which law should be applicable here, and you are not going to evidence by which you are going to prove this, and the facts should be stated in a concise form. These are the 4 very important lines which you should learn by heart. याद कर लीजिए एकदम दिल से इन चारों बात को. 4 points. रूल कौन सा है? 2. उसका सब रूल 1 पढ़ रहे हैं हम लोग अभी. आप ऑर्डर 6 का रूल 2, उसका सब रूल 1. 4 प्रिंसिपल्स, 4 सिद्धांत. फैक्ट्स, नोट द लॉ, नोट एविडेंस, मटेरियल फैक्ट्स, कंसाइज फॉर्म. समझ में आया? प्लीज रेज हैंड अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो. ठीक. नाउ दिस इज व्हाट, व्हाई इट इज सो दैट it is for the court to apply the law to the facts. You need not to apply you need not to state this, what is law. And in this regard, please note down the case Gauri Dutt Ganesh Lal firm versus Madhav Prasad. Gauri Dutt Ganesh Lal firm versus Madhav Prasad. It was held in this case, the law of pleading may be summarized in 4 words: plead facts, note law. So in which case it was held? In which case it was held that plead facts, note law? Answer is Gauri Dutt case. ठीक है. तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा प्रीलिम्स में. See, मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ, दिस इज द क्लास प्रीलिम्स कम्स मेंस, एंड बिकॉज बीच में जहाँ जहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनते हैं, आई कीप ऑन सजेस्टिंग यू. इट डजंट मीन कि दिस इज द ओनली प्रीलिम्स क्लास. आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स विच विल हेल्प यू इन मेंस. तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मेंस के बनते हैं, आई ऑलवेज सजेस्ट यू, लेकिन फोकस रहता है कि प्रीलिम्स से क्वेश्चन कोई छूटे ना. तो डोंट गेट कंफ्यूज कि दिस इज ओनली प्रीलिम्स क्लास. मेंस के लिए स्पेशली और क्या होगा कि वी विल डिस्कस हाउ टू राइट ए आंसर. फ्यू क्वेश्चंस विल बी गिवन कि हाउ वी कैन राइट द आंसर्स ऑफ दीज टॉपिक्स. दैट विल बी द एडिशनल क्लासेस ओनली फॉर मेंस. पर कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन की जैसे हम लोग ऑर्डर 6 की बात कर रहे हैं, तो दिस क्लास प्री एज वेल एज मेंस फॉर दिस. ठीक है ना. कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी प्रीलिम्स मेंस की क्लास नहीं हुई. अब मेंस की क्लास के लिए ज़रूरी नहीं है यहाँ लिखा जाए कि मेंस क्लास, ये अपने आप में इम्प्लाइड है. तो ये केस आपसे प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है. किस केस में ये बात कही गई थी? प्लीड फैक्ट्स, नोट लॉ. केस का नाम गौरी दत्त. एंड दिस इज व्हाट बेसिकली व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस रूल? प्लीड फैक्ट्स एंड नोट लॉ. Basing upon this rule, basing upon this principle, you can be asked question in prelims like that. They will give you certain line whether the fact or law, whatever it is, can be pleaded in the pleadings or not, like this. So for that few lines I am reading for you. These will help you like this. Existence of a custom or uses is a question of fact which must be specifically pleaded. Whether there exists a certain kind of custom or uses or not. So you can be asked in the exam कि whether existence of custom or uses can be pleaded or not. तो answer is it can be pleaded. You can state in your plaintiff कि there exists this kind of uses or custom. Secondly, intention is also a question of fact. It must be pleaded. Whether the opposite party committed fraud or not. Suppose कीजिए there is a case relating to the plaintiff wants to declare the contract annulled on the basis of being voidable because his consent was caused by fraud. आप समझ रहे हैं? The version of plaintiff is this, that defendant practiced fraud upon me. Defendant practiced fraud upon me, and because of that fraud I gave my consent to this. Therefore this contract should be is voidable and it should be declared null and void at my application. So here whether the intention of the defendant was to deceive or not becomes material part. Plaintiff can say the intention of the defendant was to deceive me.
and therefore intention can be pleaded कि what was the intention of the opposite party, what was my intention. So you can be asked in your prelims exam whether the fact relating to intention can be pleaded or not, whether the fact relating to existence of custom or uses can be pleaded or not. It can be pleaded. Please raise hand अगर बात समझ में आ रही हो तो. Good. Remember we are going to very selective in CPC. Therefore जितना भी selective part है वो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए. फिर next, again waiver or negligence is a plea of fact and must be pleaded in the pleading कि whether I am waiving my claim or not. Suppose I am claiming from you 2 lakh rupees but I am ready to waive this plea. Claim का part that I am ready to waive 1 lakh rupees. I can plead it. Or negligence, whatever, these are factual parts which can be pleaded. But a plea about maintainability of the suit raises a question of law and need not be pleaded. Maintainability, whether the fact of maintainability is to be pleaded or not, it may not be pleaded. And now suppose, try to understand, if I give you a question, out of following which can be pleaded and which cannot be pleaded, this can be a difficult question for you to identify which facts comes into the category of material facts and which facts come into the category of. So these at least 4 or 5 lines I have given you. You try to learn and understand these. Existence of customs can be pleaded, existence of intention, waiver, but not maintainability. प्लीज़ रेज हैंड अगर बात समझ में आ रही हो तो. ठीक है, चलिए जी बढ़िया आगे को. फॉर एग्जाम्पल देखिए, हिंदू सन्स आर सूड फॉर ए डेट इनक्योर्ड बाय देयर डिसीज्ड फादर. हिंदू पुत्रों को सू किया गया, उन पर वाद लाया गया है क्योंकि उनके पिताजी ने, जो उनके मृतक पिताजी हैं, उन्होंने कर्जा लिया था. उस कर्जे को रिकवर करने के लिए हिंदू बेटों पर केस किया गया है. तो इन दिस केस इट इज नॉट नेसेसरी टू फॉर्मुलेट द प्लेंट दैट Hindu law as to pious obligation of Hindu sons. You need not to explain the Hindu law in the plaint कि as per the Hindu law there is a pious obligation of Hindu sons to discharge the debt of their father. तो हिंदू जो लॉ का वर्जन है, सेक्शंस हैं कि एज पर सेक्शन दिस, वो आपको नीड नॉट टू प्लीडेड. आर यू गेटिंग इट और नॉट? बट समटाइम्स वी सी द प्लीडिंग्स, वी प्लीड इट टू बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस कि लिख दो सब कुछ. देखो रिक्वायरमेंट होना, अब ऐसा नहीं है किसी ने लॉ अगर लिख दिया तो उसकी प्लीडिंग खराब हो गई, ये हो गई. आइडियल स्थिति ये है कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार हम लोग अपने प्लीडिंग्स में ऐसा लिखते हैं प्रैक्टिकली में. दैट्स ए डिफरेंट थिंग. लिख दिया तो आपकी प्लेंट ऐसा नहीं हो जाएगा प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी इस ग्राउंड पर. बट आइडियली what should be and what should not be stated, it should be in your mind and it can be a question for you. And basically when you will write a judgment, when you will write a plaint, एक आता है ना जजमेंट राइटिंग का, उसका जो पेपर आता है आपके एग्जाम में, राइट ए प्लेंट ऑन दिस सब्जेक्ट, राइट ए डिफेंडेंट इन दिस, है ना. इन दैट केस while writing the plaint in your exam you should follow these principles. Don't write law, write only material facts. So these are the principles which will be helpful for you to appear in your paper regarding the drafting and conveyance वाले. उसमें यूपी जुडिशरी में जो प्रोसीजर वाला पेपर है उसके 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट, CRPC, एविडेंस, CPC एंड 4th पार्ट है प्लीडिंग्स का. उसमें आपसे कहेंगे कि ड्राफ्ट ए प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट ऑन दिस पॉइंट. So when you will be drafting plaint or the written statement, basically you are drafting pleadings, then you will have to follow these principles कि हमें क्या ड्राफ्ट करना है और क्या ड्राफ्ट नहीं करना है, क्या उसमें देना है, वो कर लेंगे आप. नेक्स्ट, अगेन कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट बीइंग ए पॉइंट ऑफ लॉ नीड नॉट बी प्लीडेड. Document is given, now you are interpreting उसकी, this document should be interpreted like this. This is the job of the judge. You need not to, yes,
एंड व्हाई इट इज टू बी डन, ऐसा किया क्यों जा रहा है, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम दिस, व्हाई इट इज सो, व्हाई, बिकॉज it is the duty of the judge. A judge is bound to apply correct law even if incorrect law is pleaded by a party. This कुछ काम जज साहब के लिए भी छोड़ दीजिए ना, तो this is the duty of the court, duty of the judge to apply the correct law. Suppose you are applying your law but it may be incorrect. So when it is the duty of the judge to apply the correct law, you need not to plead the law. At least in that case you just tell in the plain or written statement what are the material facts for you, what is there in your favor, law will be applied by the judge, ठीक है. Then but if the question is come this mixed question of law and fact should be specifically pleaded. This mixed question, and it is a question claims whether mixed question of law and fact can be pleaded or not. Answer is yes. So this is what the first principle coming out of sub rule 1, plead facts and not law. ये आपका पहला सिद्धांत था, उसके बेस पर आपका यहाँ तक का काम हो गया है. Now come to the second rule, it is what, material facts. So come to the second point. Second point क्या था अपने पास, the facts stated should be material facts. Now in your answers in mains you will have to explain what do you mean by the material facts. इसका 1 और 2 और 3 लाइनर एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि जब हम लोग मेटेरियल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो मेटेरियल फैक्ट्स का मतलब है क्या, हम क्या मतलब समझे इस बात के लिए. तो प्लीज फॉर दिस इज व्हाट इट मीन्स ऑल फैक्ट्स अपॉन विच प्लेंटिव्स कॉज ऑफ एक्शन डिपेंड्स एंड द डिफेंडेंट्स डिफेंस डिपेंड्स. ऑल दोज फैक्ट्स विच मस्ट बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू प्रूव द प्लेंटिव्स केस और द डिफेंडेंट्स केस, वो सभी फैक्ट्स विच आर एसेंशियल फॉर द प्रूविंग और डिसप्रूविंग द ईच अदर्स केस विल बी कॉल्ड एज मेटेरियल फैक्ट्स. फॉर एग्जांपल देखिए, मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तात्विक तत्व. इससे भी समझ में नहीं आया, मेटेरियल ज़्यादा समझ में आ जाएगा. सही है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मेटेरियल फैक्ट्स, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि what are the facts which are necessary to prove the plaintiff's case. For example, case है plaintiff is saying that I am the owner of the property, I am the landlord of the property, and this property is in the possession of the defendant. He is my tenant. He is not paying the rent for that, and huge amount has become arrear. Therefore, he should be evicted from that. And not only this, the interest on the arrear should also be paid by him. And these things are denied by the defendant. ये है cases ये. In these cases, ये तो हुए. Whatever I have said as a plaintiff कि what is my position, what is the position of the defendant, what is the real dispute, these are the material facts. Now while saying so, if I say what, I so and so, son of so and so, resident of so and so, these are the other particulars, these are not material facts. I need not to prove that my name of my father is so, I am a resident of so, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, I am the citizen of India. These are the introductory facts, need not to be proved for the purpose of proving my case. What is important to prove my case as a plaintiff in this case, that I should prove that the land belongs to me. I should bring before the court that title deeds. So thus say the statement that I am the landlord or the owner of this property is a material fact. Are you getting this point or not? It should be pleaded. What can be avoided? What can be overlooked? That when I met him, how did he come into the force? These may be sometimes may be diluted. What is my relation? इससे पहले मेरा रिश्तेदार था, मेरा दोस्त था. My other relationship with the defendant may be overlooked because these are not the things which are essential to prove the plaintiff's case. Are you getting this point? Material points means the things on which the case depends, जिनके प्रूव और डिसप्रूव होने पर उस केस का डिसीजन मैटर करता हो.
वो दोज फैक्ट्स आर कॉल्ड मैटेरियल फैक्ट्स. प्लीज रेज हैंड अगर ये बात समझ में आ गई तो. वेरी गुड क्वेश्चन. सी व्हाट इज हर क्वेश्चन, वेदर कि मैटेरियल फैक्ट्स आर द सेम ऑन एज द इश्यूज आर ड्राफ्टेड. यू दिस सी नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ड्राफ्टिंग ऑफ इश्यूज एंड मैटेरियल फैक्ट्स. डोंट गेट कंफ्यूज, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. See, मैडम पहले लेट मी दिस लीव राइट इट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ये आपके स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन नहीं, इनके स्पॉन्टेनियस एग्जाम आंसर देना बहुत ज़रूरी है. इनका क्वेश्चन ये है पहला, आई एम यूजिंग द टर्म मैटेरियल फैक्ट्स एंड देर इज वन अदर टर्म इशूज़. इशूज़ मीन्स देन द उनको हम बोलते हैं फैक्ट्स इन इशू in case of evidence, which issues are to be decided by the court. And now in my this illustration example, what I said, what is the plaintiff's case? I am the landlord, he is the tenant, he is not paying revenue, he is not paying rent, area has become so much so, and I may be he may be evicted and my areas of rent be given to me. This is the case of defendant कि no, I am not the tenant, I have purchased this land from him and I am not in arrears. Now what will be the issues? Issues will be what? Whether defendant is tenant or is buyer, whether if he is tenant, whether he is arrear or not. So these 2 or 3 or 4 there will be issues. Issues are set in the term of evidence, facts in issue, disputed facts. So these are the concept of issues is what like the charge in case of criminal cases कि that ascertains on what points case will be fight. Now saying material facts and issues same thing, not good. What we can say on the basis of material facts, what I am saying, on the basis of material facts issues are framed. Material facts forms the basis of issues, and therefore if the material facts are not correctly pleaded, there will be some kind of error in framing of issues. So the relation between the material facts and the framing of issue, that the material facts forms the very basis of this. Now see what, suppose what is the difference? There may be a material fact number 1 कि I am the landlord of this. It may happen that defendant also accept this. Yes, he is landlord and I am his tenant. Though these are material facts, but this may not be an issue now because it is admitted. Are you getting it, madam? Every material fact will not fructify into an issue. Material facts are that which are the facts which are to be proved or disproved. So it was a material fact that I am the landlord, defendant accepted this, so there is need not to issue the frame on this point. This is admitted fact now, relationship is admitted now. So it is not necessary that material facts will come into the category of issues, but what is important that they are if they are not pleaded, maybe that an issue may not be framed in the absence of the material facts. Real dispute may not come before the court if the material facts are not there. I hope it is very clear to you now. देखिए मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप देखिए चलिए अगर आपने क्वेरी रेज कर दी तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको. सुन लो भी, देखो आप लोग भी सीख सकते हो इस बात से, कई मायनों से ही सीखते हो. एक तो लीगल क्वेरी सीख सकते हो, कुछ लोग पति बनेंगे भविष्य में, कुछ लोग पत्नियाँ बनेंगी, तो वैसे भी सीख सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में भी कैसे करना है आप लोगों ने. नंबर 1, अगर आप क्रिमिनल साइड जा रही हैं तो आपको स्पेसिफिक चार्ज बताना पड़ेगा कि ऑन विच डेट एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज गिवन बीटिंग्स. यू कैन नॉट से कि ये स्पेसिफिक चार्जेस शुड बी देयर, क्योंकि इसी बात पर 498 के केस जो हैं छोड़े जाते हैं और मजिस्ट्रेट का सबसे प्रिय एक्विटल का ग्राउंड होता है. वो देखते हैं जिसने कुछ कहते हो ना दिया स्पेसिफिकली, क्योंकि इसी ग्राउंड को देख के फटाफट एक्विटल. ठीक है, एक तो ये बात हुई. अब बताइए सिविल साइड में. सिविल साइड में बीटिंग्स एंड दिस कैन बी द ग्राउंड फॉर द क्रुएल्टी, कॉन्स्टिट्यूटिंग क्रुएल्टी जस्टिफाइंग द डिवोर्स. In that case you are on that basis you are demanding something different thing.
तो वहाँ पर आपको उतना स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट उन दोनों सिविल केसेस के बर्डन ऑफ प्रूफ में, डिग्री ऑफ प्रूफ में, और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इन द केस ऑफ क्रिमिनल केसेस यू विल हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। तो यू कैन नॉट जनरलाइज, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा कि आप किस तरफ जा रही हैं, सिविल साइड में जा रही हैं, ठीक है। अब बढ़ो, चलो भाई। सो इन दिस रिगार्ड प्लीज नोट डाउन द केस ऑफ उद्धव सिंह वर्सेस माधव राव सिंधिया। On just in this case the term material facts was explained, only this, whatever I have explained you the meaning of the material facts। सी देखिए, आप स्मार्ट बनिए, आपको मीनिंग आ गया मटेरियल फैक्ट्स का। अब केस का नाम याद रखिए। इन द केस ऑफ उद्धव सिंह इट वाज द मीनिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट्स वाज एक्सप्लेन्ड। एग्जैक्ट लैंग्वेज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन द केस ऑफ उद्धव सिंह वर्सेस माधव राव सिंधिया द टर्म मटेरियल फैक्ट्स वाज एक्सप्लेन्ड लाइक दिस, जो मैंने को समझा चुका। एंड अगेन नेक्स्ट केस इज व्हाट, वीरेंद्र सिंह वर्सेस सतपाल सिंह, एंड सिमिलरली वाज हेल्ड इन द केस ऑफ वीरेंद्र यादव सतपाल सिंह। मेंस में खत्म बात, क्योंकि मोर एंड लेस उसी बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है उसमें, वो सही है। आप आई हैव गिवन नोट्स एज वेल। इसमें खास बात क्या है, वीरेंद्र नाथ सतपाल सिंह में इन्होंने कहा कि फेलियर टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स विल एंटेल डिसमिसल ऑफ द सूट। इफ यू डोंट state the material facts, your suit may be dismissed, your case may be dismissed as a plaintiff or as a defendant, your version may be defended, failed in this case, okay। तो this is what all about this point material facts। next point पर जो होगा हम लोग next क्लास में चर्चा करेंगे, and that is what facts and not evidence। thank you। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, I know this। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इर्रेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए। बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।